Hello everyone, welcome to Students Point. This is 13th of January and we are going to see all of the important questions for the day. So pay your attention till the end. And to get PDF of all these videos, you can join us on Telegram by writing the channel's name, Students Point. You can also follow us on Instagram by writing the username, The Students Point. Sathi, if you find the video useful, then don't forget to like the video and do share the video with your friends and loved ones. Also don't forget to press the subscribe button and the bell icon beside the subscribe button to receive the notification at the earliest. Okay, so let's move ahead now. But here is a question for the day which everyone has to answer in the comment section. Question है कि फास्टीन अरकांजे टोड्रो उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है किस देश का? These are the options. Read the options carefully and then answer. Let's begin the first question now. एक इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट जिसका नाम है खादी प्रातिक पेंट, ये अपने आप में पहला ऐसा पेंट है जो कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आया है. तो दिस पेंट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय दिस खादी प्रातिक पेंट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय KVIC. So here B is the right answer. Union Minister for MSMEs has launched this innovative new paint on 12th of January and this paint is certified by Bureau of Indian Standards. इस पेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ये पेंट जो है वो काऊ डंग से बना हुआ है और ये पेंट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी मेटल्स लाइक लीड, मर्क्यूरी, क्रोमियम, आर्सेनिक एंड कैडमियम. ये मेटल्स, जैसा कि मैंने इन्वायरमेंट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था कि इन मेटल से, डिफरेंट मेटल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं. आई होप एवरीवन रिमेंबर दोज डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट मेटल्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे ये पेंट जो है पर्टिकुलरली इन मेटल से कम्प्लीटली फ्री है. साथ ही इट इज़ ऑल्सो ऑर्डरलेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव. इट विल गिव बूस्ट टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड विल क्रिएट सस्टेनेबल लोकल एम्प्लॉयमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी विगिल 21 हाल ही में जो न्यूज़ में था, व्हाट इज इट? सी विगिल इज नथिंग बट नवल एक्सरसाइज. हियर बी इज राइट आंसर. ये बाई एनियल एक्सरसाइज है और ये पैन इंडिया होता है, यानी कि पूरे इंडिया के कोस्ट में ये होता है. जितना इंडिया का कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर, ऑल्सो इंक्लूडिंग द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. इंडिया के पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और पूरा कोस्टल एरिया को ये कवर करता है और इट कवर्स 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो ये इंडिया का इंडिजिनस एक्सरसाइज है सी विगिल 21 एंड कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन नेवी. साथ ही इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड आर प्लानिंग टू अपीयर इन UPSC इन प्रीलिम्स June 2021, then the last batch, I am emphasizing the last batch is going to begin from 28th of January. Thereafter, no new batch will be started for UPSC 2021 because thereafter टाइम ही नहीं होगा आपके पास. तो UPSC 2021 के लिए दिस इज़ द लास्ट बैच विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 20th of January. So do enroll as soon as possible. Only 6 days are remaining. Do enroll and classes will begin from 20 January. But for those who are preparing for PCS examinations for later months या फिर उनके फॉर्म बाद में आने वाले हैं और एग्जामिनेशंस आफ्टर जून जुलाई होने वाला है, उनके लिए और भी बैचेस आएंगे. बट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड आर गोइंग टू अपीयर दिस ईयर इन जून, द लास्ट बैच इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 20th of January. Okay, so admission for that batch is ongoing, but I will emphasize for those as well जो कि PCS एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं बाद में एडमिशन लेने. फॉर दोज इट इज़ सजेस्टेड एंड एडवाइज्ड कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ सो दैट आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर सकें और लास्ट में चीज़ों को रिवाइज कर सकें. बिकॉज रिवीजन इज़ की टू सक्सेस. अगर चीज़ों को आप रिवाइज नहीं करोगे एंड यू विल थिंक दैट जस्ट बाय रीडिंग एट वंस you can qualify examinations, then that is not going to happen. Also, if you are finding a difficulty in paying it in once, then you can choose this option of paying the price in 2 installments. The price is very pocket friendly and after subscription you have to send your confirmation at this email ID pointstudent2020@gmail.com.
Also, the link for subscription have been provided below in the comment section at the top and in the description box of the video. Okay, so let's move ahead now. साथ ही if you are preparing for Uttar Pradesh or Bihar Public Service Commission, then you can enroll into our test series for that. Only few months are left for upcoming UP PPSC examinations, and for the 67th PPSC examinations will be conducted more likely after July. So you can start your preparation right now, and this is the price for the test series, and there will be 25 tests and 20 tests will be subject wise, 5 tests will be full length, and both PDF as well as the video explanation will be provided. The third question now, what is Parler? Recently news. Parler एक शब्द हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, वो क्या है? So it is an American alt tech microblogging and social networking service. Why it was in news? क्योंकि Apple, Amazon and Google ने इस सोशल नेटवर्क साइट को सस्पेंड कर दिया गया है, सेइंग दैट कि दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट टेकिंग इनफ स्टेप्स एंड मेजर्स टू मेक श्योर दैट कंटेंट इंसाइटिंग वायलेंस रिमेन्स इन चेक. जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यूएस कैपिटल रीजन में वायलेंट अटैक देखने को मिला. दैट इज़ द रीजन वाई दिस प्लेटफॉर्म वॉज एक्यूज्ड ऑफ इंसाइटिंग वायलेंट एक्शंस अगेंस्ट यूएस कैपिटल. सो दिस giant techs have suspended this platform now. Next question, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. लेट्स सी. द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted by Government of India from time to time. No, this is wrong. Law Commission of India is not a statutory body. Rather, it is a non-statutory body. Remember, it is not a constitutional body, neither it is a statutory body, it is a non-statutory body. The commission is reconstituted every 5 years? No. Law Commission of India is constituted every 3 years, not at every 5 years. So here both of these options are incorrect. So D is the right answer. The Law Commission, on a reference made to it by the central government or even by suo motu. ध्यान दें कि लॉ कमीशन अपने आप भी suo motu यानी कि अपने आप खुद से डिसीजन लेकर रिसर्च कर सकती है इन फील्ड ऑफ लॉ, एंड इट कैन रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया. साथ ही लॉ कमीशन सजेस्ट कर सकती है टू मेक रिफॉर्म्स इन द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ इंडिया. A law commission, as I told you, it is a non-statutory body, यानी कि ये गैर कानूनी नहीं, मतलब इसका हिंदी क्या होता है आई डोंट नो, बट इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी, यानी कि ये कोई स्टैट्यूट से नहीं बनाया गया है, यानी कि इट इज़ नॉट मेड बाय मेकिंग एनी लॉ. गैर कानूनी तो आई थिंक इलीगल हो जाएगा. इट इज़ एक्चुअली नॉन स्टैट्यूटरी, इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट originally in 1955 and it was reconstituted at every 3 years. Okay, next question now. Who has launched management effectiveness evaluation of Indian Jews? In short इसे बोला गया मी जू फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ इंडियन जूज. तो इसे लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने. सो हियर ए इज द राइट आंसर. The purpose of this Jew is for evaluation of Jews and to provide guidelines, criteria and indicators. इससे फ़ायदा क्या होगा? This will make Jews in India with the highest standards and can ensure accountability, transparency, innovation, use of technology, collaboration, integrity to achieve the mandate of conservation and endangered species. Next question now. Prevention of Cruelty to Animals Act. ये कब पास किया गया? When this act was passed. So this act was passed in 1960. So here A is the right answer. क्यों ये न्यूज़ में था ये एक्ट? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया है अबाउट दी 2017 रूल्स. ये रूल्स जो कि बनाए गए थे अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट इन 1960. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि देयर वाज डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ एनिमल्स. ध्यान दें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि सीजर और कॉन्फिस्केशन क्या ये दोनों सेम वर्ड हैं अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट, या फिर ये पूछा जा सकता है कि
seizure of or confiscation of animals are differentiated in which act? So it is under Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. इशू क्या था? इशू ये था कि बफलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी। बफलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उन्होंने चैलेंज किया था द वैलिडिटी ऑफ द रूल्स दैट अलाउ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू सीज इवन द व्हीकल्स विच वाज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट कैटल। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या करते हैं? उन कैटल्स को तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ दे इवन सीज द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स which was used in carrying the cattle from one place to another. The petition pointed out that the transporters, farmers and the cattle traders were being threatened since the rules were notified. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लैरिफाई किया है to the Supreme Court. If you have found the video useful till now, then don't hesitate to do like the video and do share the video with as many friends of yours on different social medias as you can. Also, don't forget to press the subscribe button and the bell icon below to receive the notification of all the latest important videos. Now the next question. Consider the following statements about UAPA और Unlawful Activities Prevention Act के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Under UAPA, both Indian and foreign nationals can be charged. This is correct. इसमें बोथ इंडियन या फिर फॉरेन नेशनल्स को दोनों को चार्ज किया जा सकता है। एंड UAPA विल बी एप्लीकेबल टू ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। क्वाइट यूनिक है ये, लेकिन ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर कोई फॉरेन नेशनल्स भी है या फिर इवन इंडियन नेशनल है, उन्होंने क्राइम कमिट किया है आउटसाइड इंडिया, इवन देन UAPA is applicable to them. So since here both of these options are correct, so C is the right answer. See in what context it has been in news. See, People's Democratic Party leader Wahid Para has been booked under UAPA and this UAPA was passed in the year of 1967. हमने देखा Prevention of Cruelty to Animals Act was passed in the year of 1960 and this UAPA was passed in 1967. See, sometimes these years are very important. Because I have been noticing that in last few years in PCS as well as in UPSC examinations, they have been asking such type of questions. They will give you 3-4 acts and they will ask you to match the following with the years in which they were passed. So have a look on these years as well. This UAPA Act assigns absolute power to central government by way of which if the center deems an activity as unlawful, then it may, by way of an official gazette, declared it so. Now the next question. Very important question again. Consider the following statements about Henley Passport Index. Let's see. Japanese citizen can travel to 191 countries and Japan was the top performer. So this is correct. So सोच सकते हैं कि अगर एक जापानीज सिटीजन, क्वाइट ऑब्वियस जापानीज सिटीजन है तो उन्हें पासपोर्ट भी मिलेगा, तो जापानीज सिटीजन के पासपोर्ट होल्डर को 191 कंट्रीज में जाना अलाउड है विदाउट वीज़ा। कैन यू इमेजिन? सो इट इज़ अ प्रिविलेज ऑफ बीइंग जापानीज सिटीजन। सो हियर दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड इंडिया वॉज रैंक्ड 54th इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। नो, दिस इज रॉन्ग. India has been ranked at 85th, not 54th. So here first is right, second is wrong. So B is the right answer. India is ranked 85th with a score of 58 and countries like Afghanistan, Iraq, Syria were the countries with worst passport to hold with a score of 26, 28 and 29 respectively. So Afghanistan with a score of 26 is the worst, after that Iraq and Syria. While Nepal with a rank of 104, Pakistan with a rank of 107 continue to be the worst passports to hold. And पाकिस्तान का स्कोर कितना रहा है? 32 और नेपाल का स्कोर रहा है 38. यानी कि नेपाल is still better than Pakistan to go in, or to have passport of Nepal is better than to have passport of Pakistan. And this Henley Passport Index was launched by International Air Transport Association.
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में डेजिग्नेट किया है एक कंट्री को एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। सो इट हैज़ बिन क्यूबा। क्यूबा हैज़ बिन डेजिग्नेटेड बाय यूएस एज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म। यूएस जो है ये लिस्ट निकालता है अगेंस्ट कंट्रीज हु आर सपोर्टिंग terrorism, and the list was first released in 1979 with Iraq, Libya, Syria, and South Yemen in it. Later, Cuba was added in 1992, but it was removed in 2015, but now it has been added again. Next question है, what is the theme of One Planet Summit 2021? So the theme is Let's Act Together for Nature. Very important theme. The theme of One Planet Summit 2021 is Let's Act Together for Nature. Okay, it is a summit in an international event that focuses on biodiversity to mobilize commitments to protect ecosystem and to make links to human health. And United Nations, World Bank and France organizes One Planet Summit. It was first organized in 2017. So I hope everyone has found the video useful. Then don't hesitate to like the video and do share the video with your friends and loved ones. Also don't forget to subscribe and press the bell icon. We'll meet again with the same kind of content in the next video. Until then, stay safe and thanks for watching.